So we are dealing with a problem where it is stating एक ladder problem है. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि a ladder is resting with one end on a vertical wall and the other end on a horizontal floor. Is it more likely to slip when a man stands near the bottom or near the top? तो अगर पहले एक स्ट्रेट ब्लंट आंसर अगर दिया जाए तो आंसर होगा कि व्हेन द मैन इज स्टैंडिंग नियर द टॉप देयर इज अ हाई चांस दैट द ladder will slip. So in order to understand this, we are drawing a ladder system first. तो अगर मैं एक vertical wall अगर बना लेता हूँ और साथ में एक horizontal floor, and then I am drawing a ladder over here, something like this. तो अगर अपने पहले सारे forces को अगर identify अगर करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि a weight mg is acting in this direction for the ladder. तो जो ladder का जो mass है वो नीचे की तरफ लगेगा mg. ग्राउंड की तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ N1. दीवार के वजह से यानी कि जो वर्टिकल वॉल है उसके वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा विच आई एम कॉलिंग इट एज N2. इसके अलावा अगर मैं फ्रिक्शन का बात करूं सो द लैडर इज हैविंग अ टेंडेंसी ओवर हियर फॉर द वॉल टू स्लिप इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. आई एम कॉलिंग इट एज F2. और अगर इस पॉइंट का बात करें तो ये पॉइंट आगे घसकने का टेंडेंसी रखता है, तो फ्रिक्शन जो है वो अंदर की तरफ लगेगा यानी कि ये मैं बोल देता हूँ F1. तो जब भी आप लैडर को देखेंगे जो दीवार के अगेंस्ट लगा हुआ है तो लैडर अपने देखते हैं कि ऐसे सरक जाता है, तो ये वाला पॉइंट नीचे आने लगता है और ये वाला पॉइंट पीछे जाने लगता है. तो इफ इट इज गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन विल एक्ट इन द इनवर्ड डायरेक्शन. और अगर ऊपर वाला जो पॉइंट जो दीवार के साथ कॉन्टैक्ट में है वो अगर नीचे आ रहा है तो टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा यानी कि फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो अगर मैं ये जो केस है यहाँ पे तो फिलहाल हम लोगों ने मैन को अभी तक खड़ा ही नहीं किया है. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? सो इक्विलिब्रियम के लिए इट इज इंपॉर्टेंट that summation of force along x axis is 0 and summation of force along y axis is 0 and net torque must also be 0. So net torque must also be 0. तो अगर मैं फोर्स एनालिसिस अगर करूं तो along x axis तो मैं ऐसा बोल देता हूं that N2 is balanced by F1. So this becomes my first equation. अगर मैं along y axis का बात करूं तो ऊपर लगने वाला फोर्स यानी कि F2 प्लस N1 मस्ट बैलेंस नीचे लगने वाला फोर्स यानी कि वेट ऑफ द लैडर mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जब मैं टॉर्क इक्वेशन लिखूंगा तो हालांकि इक्विलिब्रियम के लिए ये जो मैंने कंडीशन लिखा है जो इधर ये फॉर इक्विलिब्रियम है, ऑल दिस इज रिटन फॉर इक्विलिब्रियम. तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं दैट इफ आई राइट द टॉर्क इक्वेशन फ्रॉम द लोअर एंड यानी कि ग्राउंड से अगर मैं टॉर्क इक्वेशन अगर लिखता हूं सो आई एम कंसिडरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द मैन इज स्टैंडिंग नियर द ग्राउंड. तो मैं यहाँ पे पहले केस में मैन को यहाँ खड़ा कर रहा हूँ. सो आई एम सेइंग एट अ डिस्टेंस d from here, at a distance d from the lower end the man is standing like this and we are considering that the ladder is making an angle theta. The total length of the ladder is n. तो अगर मैं टॉर्क अबाउट द पॉइंट p यानी कि इसको मैं p नाम दे देता हूँ, तो अगर लोअर एंड पे अगर अपने लगाएं तो वी से ड्यू टू दी लैडर, तो लैडर का खुद का वेट mg और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो गया L cos थीटा बाई 2, क्योंकि पूरा लेंथ अगर L है तो वेट जो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है तो L बाई 2 cos थीटा का कंपोनेंट कर दिया गया है. एंड ड्यू टू द मैन वी आर सेइंग द वेट ऑफ द मैन विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज W एंड देन वी आर राइटिंग इट एज D cos थीटा. तो जो टॉर्क अबाउट पॉइंट P है व्हेन द मैन इज एट द लोअर एंड इज दिस वन, and now we are considering torque about the point P when the man is away from the center of mass. तो मैं इसको मान ले रहा हूँ कैपिटल D. तो ये कोई डिस्टेंस मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये कोई कैपिटल D हो गया. तो अब अगर इसके लिए लिखते हैं तो अपने ये वाला पार्ट तो वही रहेगा L बाई 2 cos थीटा प्लस W इंटू कैपिटल D cos थीटा. So we are seeing that the net torque about the point P due to the weight of the ladder and the man is more in this case, in this equation which I call it as tau p double dash and this one is single dash. So tau p double dash is greater than tau p dash. तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो टॉर्क जो है वो जो ग्राउंड से अगर अपने टॉर्क इक्वेशन अगर लिखें जो कि वेट ऑफ द लैडर और वेट ऑफ द मैन के वजह से आ रहा है, तो इट इज मोर व्हेन द मैन इज नियर द वॉल. व्हेन द मैन इज नियर द वॉल या नियर द टॉप तो उसका टॉर्क का वैल्यू ज्यादा है. However, this torque will be balanced. इक्विलिब्रियम के दौरान ऐसा नहीं होता है कि हर बार ये गिर ही जाएगा आदमी.
ये जो टॉर्क हम लोगों ने निकाला इट विल बी बैलेंस्ड। सो जो हम लोगों ने टॉर्क निकाला है, इफ आई गिव द डायरेक्शन टू इट, तो मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ दैट द डायरेक्शन फॉर द टॉर्क विच वी कैलकुलेटेड, यानी कि ये लैडर था हमारे लिए, और इस पॉइंट के अबाउट जब हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, सो द डायरेक्शन विच वी कैलकुलेटेड वाज लाइक दिस, वी कॉल इट एज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो टाउ पी हम लोगों ने निकाला, टाउ पी डैश एंड टाउ पी डबल डैश, दे बोथ वर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो दे बोथ वर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और ये जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, तो यहाँ के अबाउट अगर मैं इसको इक्वेशन अगर लगाऊं, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये जो है ये अपने को एक क्लॉकवाइज सेंस देगा। सो द टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट नहीं किया है, this will be in a clockwise sense. So I can say that the anti-clockwise sense torque will be balanced by the torque exerted by frictional in the clockwise sense, अगर अपने इक्वेशन ग्राउंड से लिख रहे हैं तो। और इसके वजह से क्या होगा, ये जब दोनों इक्वल रहेगा तो लैडर सिस्टम विल स्टे इन इक्विलिब्रियम, एंड इफ वन ऑफ इट फेल्स, जैसे कि अगर फ्रिक्शन जो है वो अगर उसको सपोर्ट नहीं कर पाया, देन इट द स्लिपिंग विल स्टार्ट और द लैडर विल स्टार्ट रोटेटिंग। So I hope this one is clearly answered. So it is more likely to slip when the man stands near the top. और हम लोगों ने इसके बारे में सब बात भी जान लिया कि कैसे एक लैडर इक्विलिब्रियम में रहता है, और जब आगे पीछे जब आदमी करता है तो किस तरीके से उसको जो टॉर्क है वो बैलेंस करता है। इसके अलावा ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो N2 है, ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रिक्शन लिखा है, हालांकि ये भी बात दिमाग में रहे कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आ रहा है, ये भी हमारे लिए एक एंटी क्लॉकवाइज जो सेंस में जो टॉर्क आया उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क जनरेट करेगा। सो काइंडली मेक दिस कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि कौन कौन सा चीज़ है लगेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो टॉर्क में है उसको क्लॉकवाइज मैनेज करने के लिए कौन कौन सा फोर्सेज लगेंगे और कौन कौन से टॉर्क काम करेंगे। सो कीप दिस इन माइंड, एंड दिस वन वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद द कंसेप्ट नाउ।